भारत का एक ऐसा किला जिसकी दीवारों से टपकता है खून, रात में आती है रोने की आवाज और जिसको सुनकर बड़े बड़े लोग भी डर जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आपको बिहार रोहतास के किले में लेकर आ गया हूं जिसको कहा जाता है रोहतास गढ़ का किला। और दोस्तों, इस किले के सामने वाले हिस्से में हमें जो पूरा स्थान दिखाई दे रहा है, ये इस किले का मुख्य दरवाजा है, जो कि यहाँ पर सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र भी माना जाता है। यदि हम अपनी नजरों को बिल्कुल इस प्रकार से आगे की तरफ लेकर जाएंगे तो ये इस पूरे किले की बाहरी प्राचीर है, जिस प्राचीर पर आपको काफी सारे बाहर की तरफ निकले हुए छज्जे भी दिखाई दे रहे हैं। और दोस्तों, आप अपनी नजरों को यदि थोड़ा सा इस पूरे किले के इस ग्राउंड वाले क्षेत्र में घुमाएंगे तो यहाँ पर आपको जो मेहराबदार ये कतारबद्ध तरीके से कक्ष कमरे दिखाई दे रहे हैं, ये उन राजाओं के सैनिकों के कमरे हुआ करते थे और इस स्थान पर उनके सैनिक अपने पशुओं को बांधते थे और यहीं पर वो रुकते थे और हमेशा तैयार रहते थे जब कभी भी कोई युद्ध होने वाला होता था। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस रोहतासगढ़ के उस खूनी दीवारों के रहस्य भी बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि किस प्रकार से त्रेता युग से संबंधित है ये रोहतासगढ़ का किला। लेकिन उससे पहले मैं आपका ध्यान इसके मुख्य दरवाजे के आकर्षण बिंदुओं पर डालना चाहता हूं। तकरीबन 15 से 20 फीट ऊंचा इसका मुख्य दरवाजा है, जिसके ऊपर पालकी नुमा एक जो हिस्सा बना है, वहां से जो उस वक्त की दासियां थी वो आने जाने वालों पर स्वागत के लिए फूल फेंकते होंगे। इस तरफ भी उनके जो दास दासियां हैं वो खड़े रहते होंगे और स्वागत करने के लिए और पहरेदारी के लिए भी वो यहाँ पे तैनात रहते होंगे। इस गेट का जो मुख्य आकर्षण बिंदु है वो है यहाँ पर बना हुआ ये एलिफेंट। एलिफेंट जो होता है वो हिंदू राजाओं का एक शुभ प्रतीक माना जाता है और इसको किले के बाहरी हिस्से में बनाने का मीनिंग ये है कि ताकत का, वीरता का एक प्रतीक होना। इस एलिफेंट की कार्विंग यदि आप देखते हैं तो इसके गले में और इसके माथे पर जो माला है, जो डिजाइन है, वो भी देखने को मिलेगा और पेट की तरफ में आप देखेंगे तो जो जंजीर होती है उसको कितने अच्छे तरीके से कारीगर ने दिखाने की कोशिश यहाँ पर करी है दोस्तों। और इसी के साथ में अब मैं आपके पहले कदम इस महल के अंदर डलवाऊंगा, लेकिन सूर्य ढलने के साथ साथ में इस महल में आवाजाही कम हो जाती है, जिसका कारण बनता है यहाँ पर आने वाली रात में रोने की आवाज। दोस्तों, यदि हम इतिहास की बात करते हैं तो अयोध्या के सूर्यवंशी राजा त्रिशंकु के पोते रोहित, जिनके पिता का नाम था राजा हरिश्चंद्र, उनके द्वारा इस पूरे स्थान की स्थापत्य कला रखी गई थी और रोहित के नाम पर ही इस स्थान का नाम भी रोहतासगढ़ का किला पड़ता है। ये जो स्थान आपको दिखाई दे रहा है, ये इसका मुख्य वो हिस्सा है जहां पर आने वाले अतिथियों का स्वागत किया जाता होगा। और यहाँ के दीवारों पर जो आपको डिजाइन दिखाई दे रहा है, वो अलग अलग शासकों ने जब रोहतासगढ़ के किले पर अपना अधिकार किया तो उनकी झलकियां साफ तौर पर आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर जो ये कक्ष कमरा एक बना हुआ है, ये उनके सैनिकों के लिए रहा होगा। और अब हम कदम रखते हैं इसके उस स्थान पर जहां से हम देख पाएंगे इस किले के उस दरवाजे के वो सबूत जो हमें ये बताते हैं कि आमेर के राजाओं ने और शेरशाह सूरी ने यहाँ पे काफी सारा काम करवाया था। इस गेट पर नजर डालने पर ऊपर की तरफ आपको 2 शिलालेख प्राप्त हो रहे होंगे। और दोस्तों, ये जो शिलालेख यहाँ पर लगे हुए हैं, उल्टे हाथ वाला तो है मानसिंह के समय का और सीधे हाथ वाला जो है वो है शेरशाह सूरी के समय का। तो शेरशाह सूरी ने 1539 में चौसा का युद्ध जीता था हुमायूं को हराकर, और उसके बाद में रोहतास का जो स्थान है इसको अपने अधीन में ले लिया था। तो ये वाला जो किला वो उनके पास में आ गया था। तो उन्होंने भी यहाँ पर काफी सारी इमारतें अपने समय में बनवाई थी। अकबर के शासनकाल के समय में मुहिब खां ने इस पूरे किले को जीता था और यहाँ के सूबेदार वो नियुक्त किए गए थे।
और दोस्तों अब हम जिस स्थान को देख रहे हैं यहाँ पर इस वाले हिस्से को कहा जाता है दीवाने आम, यानी कि जितने भी सामान्य लोग हुआ करते थे उनके साथ में जो उस वक्त के राजा लोग थे वो यहीं पर बैठकर सभा किया करते थे। इस दीवाने आम का बाहरी जो नज़ारा है वो भी काफ़ी आकर्षण का बिंदु बना हुआ है और सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर इन पत्थरों पे की गई कार्विंग। आपको 2-3 अलग अलग राजाओं के समय की जो छाप है वो आसानी से यहाँ पर देखने को मिल जाने वाली है। तो अकबर के शासनकाल में जब आमेर के राजा मानसिंह का समय आता है तो उन्होंने भी यहाँ पर काफ़ी सारी इमारतें भी बनवाई थी और काफ़ी सारी जो इमारतें बनी हुई थी उनमें भी रिपेयरिंग का काम करवाया था। और एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो ये ऊपरी भाग आपको यहाँ से दिखेगा इस वाले स्थान से, ये इसकी गैलरी में जाने के लिए बना हुआ है। और इसी के साथ साथ में हम थोड़े इसके अंदर के कमरों को भी एक बार एक व्यू में कैप्चर करेंगे और देखेंगे कि अंदर वाले हिस्से में किस तरीके का नज़ारा आज हमें महसूस होता है, दिखाई देता है। तो आगे की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम इस पूरे दीवाने आम का अंदर वाला भाग देख पा रहे हैं। ऊपर की तरफ डायमंड शेप कट आपको आसानी से दिखाई देगी। और ये जो पूरा काम है ये करवाया था शुरू मानसिंह ने, और इस काम को करवाते समय उनके जो कारीगर थे वो या तो राजस्थान से आए होंगे या वो आसपास के क्षेत्र के ही होंगे, लेकिन ये काम बादशाह अकबर के शासनकाल में करवाया गया था। इसलिए ऊपर वाली जो झलकियां हैं ये आपको मुगल शासनकाल की डायमंड शेप जैसी ही दिखाई देंगी। और ये वक्त था 1587 का। और ये पूरा जो स्थान है ये इस दीवाने आम का ही एक भाग है जिसका अंदर का नज़ारा हमें ऐसा मालूम पड़ता है। और दोस्तों इस पूरे महल के अंदर आप यकीन मानिए इतने सारे महल बने, जिसमें से शीश महल, कांच महल, जिसमें से दीवाने आम, दीवाने खास, रानी का महल और ना जाने कितने छोटे बड़े खूंटी महल और सैनिकों के रहने की व्यवस्था, उनके मंत्रियों की रहने की व्यवस्था, जो सारी के सारे इस पूरे महल के हिस्सों में बनी हुई है। तो हम एक एक करके उन सभी महलों को देखेंगे और आपके सामने पेश करेंगे।